हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस विंग्स। आज हम आईबीपीएस एसओआईटी ऑफिसर 2025 में आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। उनका जस्ट हमें आइडिया मिला था, तो उसी क्वेश्चन और आंसर के बेस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए डिजाइन किए हैं। राइट, तो वो देखेंगे कि इसी टॉपिक के ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में आए थे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ प्रोग्रामर राइट्स द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इन सी प्रोग्राम, जैसे इसने लिखा है रियल सैलरी। ठीक है, अब द कंपाइलर रिपोर्ट्स एरर, कंपाइलर ने एरर शो की बिकॉज आइडेंटिफायर रियल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ वैलिड टाइप, क्योंकि वो वैलिड टाइप नहीं है सी के अंदर। अब क्या इससे कंक्लूड होता है कि रियल इज यूजर डिफाइंड वेरिएबल है, या फिर रियल इज बिल्ट इन सी डेटा टाइप है, या फिर रियल इज नॉट अ प्री डिफाइंड डेटा टाइप इन सी, या फिर रियल इज एन अलाइज फॉर डबल। तो ये क्या है, क्या सिग्निफाई करता है, क्योंकि ये कंपाइलर ने एरर दे दिया कि ये वाला डेटा टाइप तो सी में नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, कि रियल जो है प्री डिफाइंड डेटा टाइप नहीं है। राइट, फ्लोट, डबल, वॉइड। ठीक है, अब क्या क्या नहीं है, जैसे कि रियल हुआ, बूलियन हुआ, ये सारे के सारे डेटा टाइप इसके नहीं है, जैसे रियल है और बूलियन। इस तरह से कुछ आपसे कंफ्यूजन क्रिएट करके पूछ ले, या फिर स्ट्रिंग डेटा टाइप लिख दे, तो ये सब डेटा टाइप नहीं है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट sorting algorithm इज इनकरेक्ट, हमें देखना है इनकरेक्ट क्या है। क्विक सॉर्ट कंपेयर्स एलिमेंट ड्यूरिंग पार्टीशनिंग, हम एलिमेंट्स को पार्टीशन करते हैं, फिर हम उसमें कंपैरिजन करते हैं एलिमेंट्स के बीच में, तो ये क्या है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। मर्ज सॉर्ट कंपेयर एलिमेंट्स व्हाइल मर्जिंग सब एरेज, जब वो पार्टीशन कर देता है मर्जिंग सॉर्ट में, फिर उसके बाद वो मर्ज करना स्टार्ट करता है, जब तब वो क्या करता है, सॉर्टिंग करता है एलिमेंट्स की। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, तो ये भी करेक्ट है। हीप सॉर्ट कंपेयर्स पेरेंट एंड चाइल्ड नोड्स टू मेंटेन द हीप प्रॉपर्टी, हीप प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए वो क्या करता है, पेरेंट चाइल्ड को आपस में कंपेयर करता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें से रॉन्ग क्या है, आप देखते हैं। रेडिक्स सॉर्ट डिटरमाइंस द ऑर्डर solely through comparison between pair of elements। तो रेडिक्स सॉर्ट में पहली बात तो एलिमेंट्स के बीच में कंपैरिजन नहीं होता, डिजिट टू डिजिट्स कंपैरिजन होता है, जैसे कि इट ये क्या करता है रेडिक्स सॉर्ट, इट सॉर्ट्स, ये याद रखना लाइन, बेस्ड ऑन डिजिट पोजीशंस, जैसे कि 3 डिजिट्स है, 1 2 3, तो पहले ये ना, ये वाले डिजिट यूनिट डिजिट, इन सबको कंपैरिजन, कोई 3 डिजिट के नंबर है लाइक 219 216 79 82, कुछ इस तरह से, तो पहले यूनिट डिजिट को कंपेयर किया जाएगा, फिर टेंस डिजिट को, फिर 100 प्लेस डिजिट को, इस तरह से कंपैरिजन किया जाता है। राइट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट है। नाउ एक स्टेटमेंट गिवन है, a developer wants to validate a string such that it matches exactly either cat और bat, ठीक है, बट इट शुड रिजेक्ट एट चैट कैट्स बैट एंड कॉम्बैट। तो मतलब कि इसमें ये आना चाहिए लगातार, सी ए टी लगातार आना चाहिए, बी ए टी लगातार आना चाहिए, ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो क्या रेगुलर एक्सप्रेशन करेक्ट है, तो इसमें आएगा सी बी और ए टी, या फिर सी बी ए टी और डॉलर, या फिर सी बी ए टी, इस तरह से, तो या फिर इस तरह से। तो हम क्या इसमें क्या देखेंगे, इसमें जो स्टार्टिंग होता है ना, स्टार्टिंग ऑफ स्ट्रिंग, इससे पता लगता है, तो ये होता है सिंबल किसका, स्टार्ट ऑफ स्ट्रिंग, तो ये लगाना मैंडेटरी है, तो ये लगाएंगे हम। सी बी, या तो सी हो सकता है या बी, तो हम इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, तो ये आएगा। फिर उसके बाद आएगा डॉलर, सॉरी सॉरी, इसके बाद हमने एट लगाना था ना, उसके बाद आएगा एट, और फिर उसके बाद आ जाएगा डॉलर। डॉलर का मतलब क्या है, एंड ऑफ स्ट्रिंग, तो स्टार्ट ऑफ स्ट्रिंग और एंड ऑफ स्ट्रिंग भी पता होना चाहिए, स्टार्ट ऑफ स्ट्रिंग इससे और डॉलर से एंड ऑफ स्ट्रिंग, तो ये क्या बनता है, हमारा आंसर इसका आ जाएगा बी, बी के अंदर ये सब चीजें है ना, ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्शंस इज स्पेशली एसोसिएटेड विद द फेलियर टू लोकेट अ क्लास डायनामिकली ड्यूरिंग रन टाइम, यानी कि हमें क्लास नहीं मिली, ठीक है, फेलियर ओकर हुआ टू लोकेट अ क्लास, जब हमने उसको रन टाइम पे चेक किया, तो ये कौन सी एक्सेप्शन है, ये क्लास कास्ट एक्सेप्शन है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन है, या इलीगल स्टेट एक्सेप्शन है, तो ये क्या है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोकॉल एक्स ट्रांसफर्स आउटगोइंग ईमेल मैसेजेस फ्रॉम क्लाइंट टू मेल सर्वर, यानी कि क्लाइंट से मेल सर्वर के पास गया कोई हमारा मेल, ठीक है, वो एक्स प्रोटोकॉल के थ्रू गया। राइट, वेयर एज प्रोटोकॉल वाई
क्या करता है, डाउनलोड करता है इनकमिंग मेल्स को फ्रॉम मेल सर्वर, जो मेल सर्वर से इनकमिंग मेल्स आ रहे हैं, ठीक है, उनको डाउनलोड करता है कौन, वाई प्रोटोकॉल। अभी एक्स और वाई क्या है, जो क्लाइंट मेल सर्वर को मेल सेंड कर रहा है वो क्या है, वो है एसएमटीपी, और जो डाउनलोड कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, वो होता है हमारा प्रोटोकॉल ईओपी, राइट। तो ये याद रखना, एसएमटीपी से हम मेल सेंड करते हैं, पॉप से हम क्या करते हैं, मेल्स को डाउनलोड करते हैं। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टपल रिलेशनल कैलकुलस। टीआरसी क्या है, डेक्लरेटिव क्वेरी लैंग्वेज है। टीआरसी यूजेस टपल variables to represent rows of a relation. TRC directly supports operation like union, intersection as operators. ठीक है, TRC describes the desired result rather than procedure to obtain it. तो इसमें से क्या हमारा करेक्ट है, तो सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, 2 3 करेक्ट है, 1 3 करेक्ट है, या 1 2 4 करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये जो स्टेटमेंट है, ये 1, ये 2 3 या फिर 4। तो जो 1 स्टेटमेंट है, टीआरसी एक डिक्लेरेटिव क्वेरी लैंग्वेज है, ये बिल्कुल ठीक बात बोली है इसने। तो टीआरसी इज अ डिक्लेरेटिव लैंग्वेज, ये बिल्कुल करेक्ट है, राइट। सेकंड, टीआरसी यूजेस ट्रिपल वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट रोज ऑफ आवर रिलेशन। जब रोज आती है, हम सेलेक्ट करते हैं, तो एक वेरिएबल में स्टोर किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, टीआरसी डायरेक्टली सपोर्ट ऑपरेशंस, यूनियन इंटरसेक्शन को डायरेक्टली सपोर्ट करता है, तो ये गलत है। TRC describes the desired result rather than procedure to obtain it. प्रोसीजर की बजाय वो क्या करता है, डायरेक्ट रिजल्ट पे ले जाता है, तो ये क्या है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो 1 2 4 करेक्ट है। तो आंसर एक, आपको एक डिफरेंस और बताते हैं कि इसके अंदर ये क्या था, TRC था, ठीक है, TRC ये क्या है, नॉन प्रोसीजरल है, राइट। इसमें कोई प्रोसीजर नहीं होता, हमें हमारा फोकस होता है हमें क्या रिट्रीव करना है, व्हाट टू रिट्रीव, इस पे फोकस रहता है, व्हाट टू रिट्रीव, ठीक है। रिलेशनल अलजेब्रा जो होती है, ये मैं स्मॉल में लिख रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में, रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है, ये प्रोसीजरल होती है। इसमें फोकस होता है हाउ टू रिट्रीव, इसमें व्हाट टू रिट्रीव, इसमें हाउ टू रिट्रीव, राइट। इसके अंदर हम यूज करते हैं वेरिएबल्स को, जो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। Which of the following statements about IPv4 and IPv6 is correct? इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो both IPv4 IPv6 को नेट चाहिए होता है ड्यू टू लिमिटेड एड्रेस अवेलेबिलिटी, या फिर IPv6 no need for an NAT because of its enormous address space, या फिर IPv4 IPv6 both use 128 bit addressing, या फिर IPv6 replace DNS with NAT। तो इसमें से क्या स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है वो बतानी है हमें। तो इसके अंदर करेक्ट है ये, क्यों, क्योंकि IPv6 का क्या होता है, एड्रेस स्पेस बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए उसको जो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन होता है, इसीलिए उसको नेट की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए इसकी बी स्टेटमेंट जो हो जाएगी वो करेक्ट हो जाएगी। IPv4 जो होता है वो 32 बिट्स का होता है, ठीक है, और IPv6 कितने बिट्स का होता है, वो 128 बिट एड्रेस स्पेस होता है उसका, ठीक है, तो बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए उसको नेट की जरूरत नहीं पड़ती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें ये मैच द फॉलोइंग दे रखा है, MQTT का मैच क्या है, HTTP SMTP IMAP। तो MQTT का मतलब क्या होता है, मशीन टू मशीन, लिख देती हूँ मैं, MQTT मशीन टू मशीन क्यूइंग, मशीन टू मशीन क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, बेसिकली ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT मैसेजिंग में यूज होता है ये, ठीक है। तो अब देखते हैं ये क्या है, MQTT कहाँ यूज हो रहा है, हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट ट्रांसफर है, लाइट वेट पब्लिश सब्सक्राइब प्रोटोकॉल, आउटगोइंग ईमेल ट्रांसमिशन, ईमेल सिंक्रोनाइजेशन एंड रिट्रीवल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए का आएगा 2, ये लाइट वेट पब्लिश सब्सक्राइब प्रोटोकॉल है। अगर आपको इसका भी नहीं अंदाजा था तो HTTP ढूंढ लो, HTTP क्या है, हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट ट्रांसफर है ना, तो ये क्या हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, ठीक है। SMTP क्या है, मेल्स को भेजने के काम आता है, तो आउटगोइंग ईमेल ट्रांसमिशन आ जाएगा, सी का 3, और डी का क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ईमेल सिंक्रोनाइजेशन करना, रिट्रीव करना, तो ये किसका काम होता है, IMAP का काम होता है, राइट। Now next question. A security analyst recommends restricting access to TCP port 3389 from the internet to reduce the risk of authorization remote logins.
ठीक है। एक सिक्योरिटी एनालिस्ट वो रिकमेंड क्या कर रहा है कि टीसीपी पोर्ट हम इसको यूज करेंगे फ्रॉम द डेस्कटॉप फ्रॉम द इंटरनेट टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनऑथराइज्ड, ताकि अनऑथराइज्ड रिमोट लॉगिन्स ना हो पाए। तो किस प्रोटोकॉल को यूज करेगी? वीएनसी, टेलनेट, आरडीपी या फिर एलडीएप। तो ये किसको करेगी? आरडीपी को करेगी। जो ये वाला है ना, ये प्रोटोकॉल यूज, ये जो पोर्ट नंबर है ये यूज होता है आरडीपी में। आरडीपी की फुल फॉर्म होती है रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। ठीक है। और 22 को भी याद रख लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है, SSH। ठीक है। और 23 जो है वो टेलनेट के लिए यूज होता है, और जो VNC है उसके लिए होता है 5900 VNC। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफाइंस बॉयकॉट नॉर्मल फॉर्म। इसको कौन सी स्टेटमेंट डिफाइन करती है? एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट मस्ट बी फुली डिपेंडेंट ऑन कैंडिडेट की। जो भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो फुली डिपेंडेंट होगा कैंडिडेट की पे। या फिर एवरी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मस्ट बी रिमूव, तो ये भी थर्ड नंबर फॉर्म है, ये नहीं है। एवरी डिटर्मिनेंट मस्ट बी कैंडिडेट की, एवरी रिलेशन मस्ट हैव ओनली वन कैंडिडेट की। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको लास्ट टाइम कराया था कि कैंडिडेट की अगर है उसके ऊपर कोई भी हमारा डिपेंड कर रहा है, डिटर्मिनेंट अगर मेरा कैंडिडेट की है तो क्या है वो BCNF में है वो। ठीक है, वो रिलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन। पार्स इंट दे रखा है 10.5 प्लस करा है हमने उसमें 5.7 को प्लस 2। तो ये स्टूडेंट क्लेम्स द आंसर इज 17 बिकॉज पार्स इन कन्वर्ट्स बोथ स्ट्रिंग्स को वो इंटीजर्स में कन्वर्ट कर देता है। तो उसके हिसाब से आंसर 17 होना चाहिए। तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? स्टूडेंट इज करेक्ट बिकॉज ऑल ऑपरेंड्स आर ट्रीटेड एज इंटीजर्स। की स्टूडेंट करेक्ट है क्योंकि सारे ऑपरेंड जितने भी हमने ये सब क्या ट्रीट किए जाएंगे? इंटीजर्स ट्रीट किए जाएंगे। या आउटपुट इज 15 2 because the final operand is string causing string concatenation, या आउटपुट 17.2 रहेगा, या एक्सप्रेशन जनरेट करेगा एक सिंटेक्स एरर को। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा बी। क्यों? क्योंकि ये सही कह रहा है कि पार्सिंग क्या करता है, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, तो 10 कर देगा, इसको 5 कर देगा, तो क्या बना 15। अब क्योंकि 2 जो है वो एक स्ट्रिंग की तरह यूज हो रहा है, तो 15 2, तो ये बन जाएगा 152। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी आ जाएगा इसका। Now next question. A public key infrastructure issues digital certificates that bind a user's identity to a public key. ठीक है। एक पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इशू करता है डिजिटल सर्टिफिकेट को, दैट बाइंड, जो क्या बाइंड करता है? यूजर आइडेंटिटी को एज अ पब्लिक की। नाउ दीज सर्टिफिकेट्स फॉलो एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड। वो क्या स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं डिजिटल सर्टिफिकेट्स? SSL या फिर X.509 या फिर RSA या फिर SHA 256। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा 509, राइट। ये क्या है? एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है डिजिटल सर्टिफिकेट्स के लिए, जो यूज किया जाता है PKI में, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर में। SSL और TLS यूज करता है इसको। ठीक है, SSL और TLS यूज करता है इन सर्टिफिकेट को ऑथेंटिकेशन के लिए, राइट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ डिजास्टर रिकवरी प्लान इज इनकरेक्ट। कौन सी इनमें से इनकरेक्ट है? इट पहले देखते हैं कि DRP क्या होता है। डिजास्टर रिकवरी प्लान है, तो ये एम करती है टू मिनिमाइज डेटा लॉस एंड सर्विस डाउन टाइम आफ्टर अ डिजास्टर। डिजास्टर के बाद लॉस सबसे कम हो, ठीक है, सर्विसेज का जो डाउन टाइम है वो कम हो। इट डिफाइंस प्रोसीजर्स टू रिस्टोर क्रिटिकल IT सिस्टम्स एंड बिजनेस ऑपरेशंस। ये डिफाइन करता है प्रोसीजर जिससे हम रिकवर कर सके, रिस्टोर कर सके IT सिस्टम्स को, ठीक है, बिजनेस ऑपरेशंस को। इट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू कंप्लीटली एलिमिनेट ऑल सिक्योरिटी थ्रेट्स बिफोर दे ओकर। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि पहले ही हम सारे के सारे जितने भी थ्रेट्स आने वाले हैं सबको रिमूव कर दें। या फिर इट इंक्लूड्स बैकअप, रिकवरी, सिस्टम रिस्टोरेशन स्ट्रेटजीज। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बाद में जब डिजास्टर होगा उसके बाद के ऑपरेशंस को डिफाइन करता है, उसके पहले के नहीं कि हम पहले से क्या प्रिवेंटिव मेजर ले लें, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि मिनिमाइज करो डेटा लॉस को, मिनिमम डेटा लॉस, मिनिमम डाउन टाइम, ठीक है। और क्या होता है इसका? रिस्टोर कर ले क्रिटिकल सिस्टम्स को, जो यहाँ पे लिखा है सब के सब जो है वो है, बस ये क्या करता है? डज नॉट प्रिवेंट डिजास्टर फ्रॉम ओकरिंग, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट आता है मैच ऑफ द फॉलोइंग है ये डोमेन कॉन्स्ट्रेंट
इसको मैच करना है। डोमेन कंस्ट्रेंट क्या है? इंश्योर्स यूनिक वैल्यूज, डिफाइन वैलिड एट्रीब्यूट वैल्यूज या मेंटेन रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स या फिर प्रिवेंट्स मिसिंग वैल्यूज। ठीक है, तो ये क्या करता है? डोमेन कंस्ट्रेंट क्या करता है? ए का आ जाएगा 2, डिफाइन करेगा वैलिड एट्रीब्यूट वैल्यूज होनी चाहिए। की कंस्ट्रेंट के अंदर इंश्योर करता है कि यूनिक वैल्यूज होनी चाहिए। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी करती होती है क्या? मेंटेन करती है कि रिलेशनशिप के जो मेंटेन रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स, वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का काम होता है। नॉट नल कंस्ट्रेंट है, इसका मतलब कि नल वैल्यूज नहीं आनी चाहिए। ठीक है, यानी मिसिंग वैल्यूज को प्रिवेंट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आईएसओ स्टैंडर्ड पर्पस पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड? इनमें से बताना है कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है। 22301 है, ये क्या है? बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। 27001 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए होता है, ये भी ठीक है। आईएसओ 9001 ये क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए है, ये भी ठीक है। ये जो है ना 20,000 ये किसके लिए दे रखे हैं? एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए दे रखे हैं, ये गलत है। इसकी जगह आएगा क्या? आईटी सर्विस मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसकी इस तरह से लिखते हैं ITSM, राइट। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके एक आधे और भी होंगे, जैसे कि जो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट है वो किस में आता है? वो आता है ISO 14001। ठीक है, ये होता है ना, हाँ ये होता है 14001 के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टार्टअप इज डेवलपिंग अ चैट एप्लीकेशन। एक स्टार्टअप है, उसने एक चैट एप्लीकेशन डेवलप की है। इट वांट्स अ क्लाउड होस्टेड डेटाबेस, उसको क्लाउड होस्टेड डेटाबेस चाहिए दैट ऑटोमेटिकली हैंडलिंग स्केलिंग सिंक्रोनाइजेशन एंड मेंटेनेंस, जो सब कुछ अपने आप हैंडल कर ले, कि अगर वो डेटाबेस भर जाए तो वो भी हैंडल कर ले, सिंक्रोनाइज कर ले, डेटा को मेंटेन कर सके। तो क्या इसमें कौन सी विच क्लाउड सर्विस इज मोस्टली सुटेबल? तो Amazon EC2 है, गूगल फायरबेस है, डॉकर है या VMware ESXi है। तो इसमें से करेक्ट गूगल फायरबेस प्राइमरी प्रोवाइड्स विच क्लाउड सर्विस? गूगल फायरबेस जो होता है क्या प्रोवाइड करता है? कौन सी क्लाउड सर्विस को प्रोवाइड करता है? SaaS, DBAS, IaaS या फिर DaaS? तो ये क्या प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है डेटाबेस एज अ सर्विस, यानी कि DBaaS यानी डेटाबेस। ठीक है, और फायरबेस तो ये प्रोवाइड करता है। नाउ जो EC2 है वो क्या करता है? IaaS। ठीक है, गूगल इंजन पूछ लिया जाए, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। गूगल इंजन यानी कि PaaS, और जो जीमेल है वो आ जाएगा SaaS। ठीक है, तो ये याद रखना। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस द ऑपरेशंस विद द की यूज्ड इन एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन? एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में कैसे कीज यूज होती हैं? इंक्रिप्शन के टाइम पे प्राइवेट की यूज की जाती है, डिक्रिप्शन के टाइम पे पब्लिक की यूज की जाती है, या फिर इंक्रिप्शन के टाइम पे पब्लिक की, डिक्रिप्शन के टाइम पे प्राइवेट की, या फिर इंक्रिप्शन के टाइम पे सिमेट्रिक की, या फिर डिक्रिप्शन के टाइम पे पब्लिक की। इंक्रिप्शन के टाइम पे पब्लिक की या फिर डिक्रिप्शन के टाइम पे पब्लिक की। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें करेक्ट हो जाएगा कि जब हम इंक्रिप्ट करते हैं ना डेटा को, तो हम यूज करते हैं पब्लिक की। पब्लिक की किसकी? जो जिसको हमने सेंड करना है उसकी पब्लिक की को यूज करेंगे, रिसीवर की पब्लिक की को। ठीक है, और जब डेटा मिल जाएगा रिसीवर को, तो रिसीवर क्या करेगा? प्राइवेट की, खुद की प्राइवेट की से उसको क्या कर लेगा? डिक्रिप्ट कर लेगा मैसेज को। तो आंसर करेक्ट आ जाएगा बी। नाउ consider the following statements. Recovery point objective defines the maximum acceptable data loss measured in time. ठीक है, तो रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव है वो डिफाइन करता है मैक्सिमल कितना हम डेटा लॉस एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब कितना अफोर्ड कर सकते हैं, कितना डेटा लॉस हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता है रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव। रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव डिफाइन मैक्सिमम एक्सेप्टेबल डाउन टाइम बिफोर द सर्विस मस्ट बी रिस्टोर्ड। ये कितना डाउन टाइम हो सकता है, उसके बाद तो मतलब कि सर्विस स्टार्ट हो जानी चाहिए, यानी कि डाउन टाइम कितना अफोर्ड कर सकते हैं। तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन से? दोनों करेक्ट है, या एक करेक्ट है, या दोनों करेक्ट है, या फिर दोनों इनकरेक्ट है? तो करेक्ट क्या हो जाएगा इसका आंसर कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स क्या है? करेक्ट है। रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव का पॉइंट क्या डिफाइन करता है? मैक्सिमम एक्सेप्टेबल डेटा लॉस डिफाइन करता है, और जो रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव है वो कहता है कि मैक्सिमम एक्सेप्टेबल डाउन टाइम कितना हो सकता है। ठीक है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल आया है कि हमारे ये प्रोसेसेस दे रखे हैं। ठीक है, इसका बर्स्ट टाइम यानी कि वो सीपीयू में कितनी देर रहेगा, तो ये इसका दे रखा है P16, P22, P34 एंड P48। फोर प्रोसेसेस अराइव साइमल्टेनियसली एट टाइम 0 टाइम पे सारी एक साथ आती हैं, एंड आर शेड्यूल्ड यूजिंग नॉन प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट हमें यूज करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे कि 0 टाइम पे जो सबसे शॉर्टेस्ट जॉब है वो आएगी, क्योंकि सारी की सारी 0 टाइम पे आ रही है, तो सबसे छोटी जॉब जो होगी P2 हम उसको कंसीडर करेंगे।
P2 को कंसीडर किया, 0 से 2 टाइम तक रन किया क्योंकि 2 इसका टाइम है, ये खत्म। अब उसके बाद सबसे छोटा जॉब कौन सी है? P3। P3 को दिया हमने तो ये 2 से 6 टाइम्स के बीच में रन होगी, राइट। तो कितना है इसका? 4 है ना, तो ये इतना आ जाएगा। अब उसके बाद ये आई नेक्स्ट, इसके बाद चल P3 लिख देते हैं यहाँ पे P3। अब नेक्स्ट क्या आएगी? नेक्स्ट आएगी P1। P1 कितनी देर के लिए रन होगी? 6 टाइम्स के लिए, तो ये 12 हो गया। अब लास्ट क्या बची? P4। P4 8 के लिए रन होगी, तो ये कितना आ जाएगा? 20। ठीक है, तो ये आ गया इसका 20। अब हमें टर्न अराउंड टाइम निकालना है। हमें टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम P3 प्रोसेस का निकालना है। P3 प्रोसेस क्या थी? ये थी ना मेरी। तो कंप्लीशन टाइम इसका 6 पे हुआ है, अराइवल टाइम 0 था, तो क्या आंसर आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है? 6 आ जाएगा। नाउ which of the following statements regarding the Linux command pwd is incorrect? Incorrect बताना है। It displays current working directory. It prints the absolute path of current working directory. It changes the current working directory. It is commonly used to verify the current location in the file system. तो ये क्या करती है? डिस्प्ले करती है करंट पाथ क्या है, ये चेंज नहीं करती करंट वर्किंग डायरेक्टरी को। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। सी इन सब में इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, राइट। जो चेंज करने का काम है वो करती है सीडी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग द ऑनलाइन फंड ट्रांसफर हुआ है 10,000 इज डेबिटेड फ्रॉम अकाउंट ए अकाउंट से डेबिट हो गए 10,000। ठीक है, नाउ बिफोर द सेम अमाउंट कैन बी क्रेडिटेड टू अकाउंट बी में, लेकिन अभी तक आई नहीं है। ठीक है, द सिस्टम क्रैश हो गया, ये यहाँ तक आए ही नहीं, इससे पहले सिस्टम क्रैश हो गया। नाउ विच एसेट प्रॉपर्टी इंश्योर्स दैट सच अ पार्शियल ट्रांजैक्शन, जो पार्शियल ट्रांजैक्शन हुई है, डज नॉट लीव द डेटाबेस इन इनकंसिस्टेंट स्टेट, वो डेटाबेस को इनकंसिस्टेंट स्टेट में ना रखे कि अगर यहाँ से डेबिट हुए तो कहीं तो क्रेडिट होनी चाहिए ना, तो वो डेटाबेस इनकंसिस्टेंट स्टेट में चला जाएगा। तो ये क्या करेगी? या तो सारी स्टेटमेंट रन करे या फिर कोई भी स्टेटमेंट रन ना करे। तो वो प्रॉपर्टी क्या होती है? वो होती है एटॉमिसिटी। तो इसने इस स्टेटमेंट, इस वाली जो प्रॉपर्टी है उसको वायलेट किया है। तो ये क्या आ जाएगा? एसिड का मतलब क्या होता है? ये एसिड प्रॉपर्टी होती है ना, उसमें से ए आता है एटॉमिसिटी, यानी आइदर ऑल और नन। या तो सारी स्टेटमेंट्स रन होंगी एंड तक, या फिर कोई भी रन नहीं होगी, यानी कि कोई बीच में इनकंसिस्टेंट स्टेट नहीं आएगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। Hammer wants to determine the data type of the value null using the type of operator। टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज करके वो नल का टाइप जानना चाह रहा है कि नल का क्या टाइप रहेगा। तो रिजल्ट क्या शो करेगा उसको? नल, ऑब्जेक्ट, अनडिफाइंड या फिर नंबर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बताएगा कि नल क्या है, ऑब्जेक्ट टाइप का है। इसी तरह से आपसे ये भी पूछा जा सकता है टाइप ऑफ अनडिफाइंड है। ठीक है, अनडिफाइंड का टाइप ऑफ हमें पता करना है, तो वो क्या होता है? वो अनडिफाइंड ही रहता है। ठीक है, और अगर आपको टाइप ऑफ इस तरह से ये दे दिया जाए ब्लैंक का, तो ये भी ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, नल भी ऑब्जेक्ट, और इस तरह से ब्लैंक दे दिए तो वो भी नल ऑब्जेक्ट आएगा। टाइप ऑफ फंक्शन, अगर इस तरह से टाइप ऑफ फंक्शन, किसी फंक्शन का टाइप पता करना हो आपको, तो वो भी क्या आएगा? वो आएगा फंक्शन। ठीक है, तो इस तरह से पता करते हैं। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। टेल रिकर्सिव क्विकसॉर्ट रिड्यूसेस रिकर्जन डेप्थ बाय प्रोसेसिंग द लार्जर पार्टीशन आइटरेटिवली। ठीक है, या फिर इट्स ऑक्सिलरी स्टैक स्पेस इज ओ लॉग एन। तो इनमें से क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? तो टेल रिकर्जन जो क्विकसॉर्ट है वो रिड्यूस कर देता है रिकर्जन डेप्थ को। ठीक है, बाय प्रोसेसिंग द लार्जर पार्टीशन आइटरेटिवली, यानी कि जैसे हमने पार्टीशन किया, ठीक है, ये पार्टीशन किया, ये लार्जर पार्टीशन है, इसको जब तक ये सारा का सारा सॉर्ट नहीं हो जाएगा वो आइटरेटिवली क्या करता रहेगा? सॉर्ट करता रहेगा। इट्स ऑक्सिलरी स्टैक स्पेस कितना रहेगा? और लॉग एन। तो ये क्या? ये भी करेक्ट है क्योंकि इसका कॉम्प्लेक्सिटी इतनी रहती है, और ये भी करेक्ट है, तो दोनों करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following memory management technique is correctly matched with its associated fragmentation? पेजिंग के अंदर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है, कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन के अंदर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है, पेजिंग के अंदर एक्सटर्नल इंटरनल दोनों होते हैं, या कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन में कोई फ्रेगमेंटेशन ओकर नहीं होता। तो कंटिन्यूअसली मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, उसमें कौन सा फ्रेगमेंटेशन ओकर होता है? ये होता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। पेजिंग के अंदर होता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ओकर, एक्सटर्नल नहीं होता। ठीक है, तो ये इसीलिए ए और सी दोनों गलत गलत हो गए, और कॉन्टिन्यूस मेमोरी के अंदर ये कहता है कोई फ्रेगमेंटेशन नहीं होता, तो ये भी गलत हो गया। करेक्ट आंसर इज बी। A government software project has well-defined stable requirements and each development phase is completed and approved before the next phase start। यानी कि जब तक
पहला जो स्टेज है वो अप्रूव नहीं हो जाएगा तब तक वो नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट नहीं करेगा। तो ये एसडीएलसी का कौन सा मॉडल है? ये क्या था हमने देखा था, ये क्या है इस तरह से वाटरफॉल मॉडल। तो करेक्ट आंसर इज बी। अब एक चीज ये तो है सिक्वेंशियल, जहाँ पे सीक्वेंस की बात की गई है, सिक्वेंशियल मॉडल है, ठीक है। जो स्पाइरल है, एक स्पाइरल मॉडल होता है वो है आपका रिस्क ड्रिवन। ये कुछ वर्ड्स है जो आपको याद होने चाहिए। रिस्क ड्रिवन है। एजाइल पूछा जाता है सबसे ज्यादा। एजाइल जो है वो क्या है? आइट्रेटिव प्लस इंक्रीमेंटल है। प्रोटोटाइप जो है वो क्या है? रिक्वायरमेंट क्लैरिफिकेशन। ठीक है। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ वाटरिंग होल अटैक। वाटरिंग होल अटैक के बारे में आपको बताना है। अ वाटरिंग होल अटैक compromises websites frequently visited by targeted group of users। ठीक है। अटैकर infect the website with malicious code to compromise visitors, या फिर it is a type of social engineering attack where attacker directly send phishing emails to victims, या फिर the goal is to exploit users by targeting their trusted online resources। इसमें क्या करते होते हैं कि जो ऑनलाइन ट्रस्टेड रिसोर्स है ना, यानी कि जैसे कुछ हम ट्रस्ट करते हैं कि ये वेबसाइट तो बिल्कुल ठीक है, सिक्योर है, लेकिन जो अटैकर है वो उसी वेबसाइट के थ्रू जो उसके विजिटर्स हैं उस वेबसाइट के, उस पर अटैक करते हैं, यानी कि उनका डेटा स्टील कर लेते हैं। ठीक है। तो ये क्या है? वोटरिंग होल है। तो वोटरिंग होल कॉम्प्रोमाइज वेबसाइट जो फ्रिक्वेंटली विजिटेड की जाती है विजिटर्स के द्वारा। तो ये एक करेक्ट आंसर है। अटैकर इन्फेक्ट वेबसाइट विद मैलिशियस कोड टू कॉम्प्रोमाइज विजिटर, ये भी ठीक है। गोल इज टू एक्सप्लोइट यूजर बाय टारगेटिंग देयर ट्रस्टेड ऑनलाइन रिसोर्सेज, ये भी ठीक है। तो इनकरेक्ट ये वाला हो गया कि इट इज अ टाइप ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक। फिशिंग अटैक में आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पैकेट इज caught in a routing loop due to incorrect routing table entries. To prevent the packet from circulating indefinitely, its lifetime is reduced at each router। यानी कि वो indefinitely, जैसे कि ये रूट ये है, ये स्टार्टिंग है, ये एंडिंग है, ये इसके वेरियस पाथ्स है। ठीक है। कुछ भी पाथ हो सकता है। तो वो एक लूप में ना फंस जाए। ठीक है। उससे प्रिवेंट करने के लिए वो जिस भी उस पे जाएगा, जिस भी होस्ट पे जाएगा, उसकी वैल्यू जो है एक एक डिक्रीज करती चली जाएगी। तो ये क्या होता है? IPv4 हेडर में ऐसी कौन सी फील्ड है जो ये काम करती है? वो करती है टाइम टू लीव। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है, और बताया भी ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हेडर में टाइम टू लीव, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं। तो ये वाला आपको याद रखना है कि जो क्या करता है, टाइम टू लीव क्या करता है? प्रिवेंट करता है। ये लाइन याद रख लेना बस, इट प्रिवेंट्स राउटिंग लूप्स। ठीक है। ताकि वो एक पाथ पे चला जाए और लूप पे ना फंस के रह जाए। ठीक है। नाउ which of the following statements regarding the Java this keyword is correct? दिस कीवर्ड के ऊपर भी जो होते हैं काफी क्वेश्चंस आते हैं। इट रेफर्स टू प्रिवेंट सॉरी इट रेफर्स टू द पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट। पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट को बताता है। इट रेफर्स टू करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास, या इट रेफर्स टू द करंटली एग्जीक्यूटिंग मेथड, या इट रेफर्स टू द क्लास इटसेल्फ। तो ये क्या रेफर करता है? इट रेफर्स टू द करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास, इसको रेफर करता है। ठीक है। एक सुपर आता है, वो पेरेंट क्लास को, पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट होता है। दिस मैंने आपको बता ही दिया क्या करता है? कॉल अनदर इंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्टर, सॉरी इट कॉल्स अनदर कंस्ट्रक्टर इन द सेम क्लास। ये सेम क्लास सेम क्लास। नाउ ठीक है। और अगर इस तरह से सुपर पूछ लिया जाए तो ये क्या करता होता है? कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट क्लास। दिस मतलब कि करंट, और सुपर मतलब कि पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। और अगर सिंपल सुपर लिखा है तो ये क्या कर रहा है? पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट है। नाउ banking web application throws an unhandled exception while processing a customer's request। एक बैंकिंग वेब एप्लीकेशन है, वो क्या करती है? थ्रो करती है अनहैंडल्ड, कोई अनहैंडल्ड एक्सेप्शन है while processing a customer request। सर्वर इज अनेबल टू जनरेट वैलिड रिस्पांस। सर्वर एक वैलिड रिस्पांस जनरेट नहीं कर रहा है। व्हिच एचटीटीपी स्टेटस कोड इज मोस्ट लाइकली रिटर्न? क्या रिटर्न होगा? 401, 500, 302 या 400 बैट रिक्वेस्ट? तो इसमें आएगा करेक्ट आंसर इज 500, इंटरनल सर्वर एरर।
ये आ जाएगा इसका। ठीक है, तो आपको ये वाले भी याद होने चाहिए, सारे के सारे एरर्स याद होने चाहिए। जैसे कि आपका 200 है, इसका मतलब आपकी 301 है, यानी कि वो मूव परमानेंटली। ठीक है, 400 बैड रिक्वेस्ट दे रखा है आपको। ठीक है, ये 401 आपका अनऑथराइज्ड है। ठीक है, 401 सॉरी 404 नोट फाउंड। ठीक है, नोट फाउंड के लिए होता है। 503 अगर सर्विस अनअवेलेबल हो तो, सर्विस अनअवेलेबल, ये इसके लिए होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, email application provides users with an interface to compose, send, service, read email messages without directly interfacing with the mail server। मेल सर्वर पे ना जाए, वो डायरेक्टली क्या कर सकती है, उसको कंपोज, सेंड, रिट्रीव, रिसीव या फिर रीड कर सके। तो वो क्या है, ये फंक्शनलिटी कौन परफॉर्म करता है, मेल ट्रांसफर एजेंट, मेल यूजर एजेंट, मेल डिलीवरी एजेंट या फिर डीएनएस सर्वर। तो ये कौन करता है, मेल यूजर एजेंट। इसका काम होता है कि क्या करता है, ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे कंपोज, सेंड, रिसीव और रीड किया जा सके ईमेल मैसेजेस को। ठीक है, तो ये आ जाएगा MUA। MTA क्या करता होता है, ये ट्रांसफर करता है ईमेल को। ठीक है, ये करता है ट्रांसफर मेल बिटवीन मेल सर्वर, जैसे SMTP हो गया, मेल सर्वर के बीच में ट्रांसफर करने का काम करता है। मेल यूजर है जी, ये क्या करता है, यूजर इंटरफेस है कि यूजर अपने एंड से कंपोज कर सकता है, सेंड कर सकता है, रिसीव कर सकता है या रीड कर सकता है। ठीक है, POP3 क्या करता है, वो मैंने आपको बता दिया था। POP3 रिसीव करता है, रिट्रीव करता है मेल को। ठीक है, और जो SMTP है वो सेंड करता है। ठीक है, चलिए इतना ही। आज की वीडियो में हमने 30 क्वेश्चंस कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने व्यूज कमेंट में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।